वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, चाहे ये क्लास 12th हो या फिर क्लास 10th हो, दोनों के लिए ये निरपेक्ष अपवर्तनांक आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर सवाल भी बनते हैं, तो आज इसके कंसेप्ट को समझेंगे। और ये कंसेप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसके बेस पे बहुत सारे हम लोग फार्मूले को पढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसको ज़रूर अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए आप कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। और चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो देखिए, निर्वात के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझें कि ये ऊपर का जो माध्यम है वो निर्वात है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वायु न हो। क्या होता है? जहाँ पर वायु न हो। और नीचे का माध्यम, जैसे नीचे का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई भी और माध्यम हो सकता है, जल ही मान लेते हैं आप। तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणें इस माध्यम से, यानी निर्वात से, निर्वात कहाँ होता है? अंतरिक्ष को निर्वात कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? एक माध्यम से दूसरी माध्यम में क्या हो रही है? प्रवेश करती है। यहाँ से क्या होंगी? दूसरी माध्यम में प्रवेश करेंगी। तो जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि निर्वात के सापेक्ष, यानी प्रकाश की किरणें निर्वात से किसी माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो उसे हम कहते हैं निर्वात के सापेक्ष। और निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्योंकि प्रकाश जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी माध्यम में आप प्रवेश कर गए, जैसे जल में प्रवेश कर गए, वायु में प्रवेश कर गया प्रकाश की किरणें, तो उस कंडीशन में जो चाल होती है उसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपन बी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और बी का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी का मतलब क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस भी माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाता है म्यू इक्वल टू सी अपन भी। ठीक है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सी होती है, और सी का मान जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो इसकी स्पीड यह है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये सबसे अधिक स्पीड है। ठीक है ना, ये स्पीड जो है वो सबसे अधिक स्पीड है। ठीक है, अब इसके बाद अब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं कि चूंकि आप देख रहे हैं निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, जल में प्रवेश कर रही हैं, या ऐसा भी होता है कि प्रकाश की किरणें निर्वात से क्या होती हैं? वायु में प्रवेश करती हैं। वायु में प्रवेश करने के बाद क्या होती है? जल में प्रवेश करती है या कांच में प्रवेश करती है। यानी अलग अलग जब माध्यमों में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो यदि माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही है, जैसे यहाँ पर हम माध्यम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह है जल, नीचे क्या है? कांच है।
ठीक है ना, ये कांच है, जल से कांच में प्रकाश की किरणें जा रही हैं। होता है ना, आप देखते होंगे कि ऊपर क्या है, किसी पात्र में, पारदर्शी पात्र में जल रखा गया है, तो प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करेंगी और मान लीजिए वो पात्र किसका है, कांच का है, तो पात्र में प्रकाश की किरणें जल से प्रवेश करते हुए कांच से होते हुए बाहर निकलती हैं। तो मान लेते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक माना, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो तथा पहले माध्यम में चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में चाल, ये देखिए सारी चीज़ें डिटेल में आपको लिख कर समझा रहे हैं ताकि आप नोट से बना सकें, ठीक है ना, वरना लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूले आपको बता देते हैं। दूसरे माध्यम में चाल V2 हो तो आप जानते हैं μ1 इक्वल टू क्या होगा, C/V1 और μ2 इक्वल टू क्या होगा, C/V2। μ2 इक्वल टू क्या होगा, C/V2। अब अगर μ1/μ2 करें, μ1/μ2 तो क्या होगा, C/V1/C/V2। यहाँ से C से C कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा क्या आपको, μ1/μ2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये V ऊपर चला जाएगा, यानी V2/V1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको पलटेंगे तो ये क्या बनेगा, μ2/μ1 इक्वल टू V1/V2 और μ2/μ1 इसी को आप लिखते हैं म्यू, और इसे 1 और इसे 2, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, V1/V2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब प्रवेश कर रही हैं तो उस कंडीशन में उनकी चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, और इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको फार्मूला दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ें आपको और बता दें कि अगर आपको कोड दिया गया हो तो उस कंडीशन में कोड के साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं μ2/μ1 इक्वल टू, आप जानते हैं sin I/sin R, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो μ1 sin I इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो μ2 sin R, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमने आपको डिराइव करके दिखाया है कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे इन सारी चीज़ों पे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इसके आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आप अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं, तो अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही हैं तो उस कंडीशन में जो होता है, तो प्रकाश की किरणों के लिए जैसे आपको बता दें कि प्रकाश की किरणें जैसे वायु से जल में जा रही हैं, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी का मतलब होता है ग्लास, गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इनका मल्टीपल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस फार्मूले को भी ध्यान रखिएगा। इन सब पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, अभी आपको न्यूमेरिकल भी देंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इस पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया है। इसके बाद इसके आगे की कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, उस पर सवाल कैसे बनते हैं उसको हम लोग लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पर सवाल आपको बता रहे हैं, सवाल सुनिए, और यहाँ पर सवाल हम लिखेंगे नहीं, सवाल को लगा के आपको दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो
तो सवाल जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कर रहा है तो वायु को पहले लिखेंगे, जल को बाद में लिखेंगे। इसका मान जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 4/3। क्या दिया गया है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया गया है आपको 3/2। अब इसमें आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पहला क्या कहा गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको बताना है। तो जल के सापेक्ष आप कांच का अपवर्तनांक कैसे बताएंगे, इन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, अब जो वैल्यू आप जान रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया कितना, 4/3। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको चाहिए वायु के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, और इधर दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ठीक है ना, ये है 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को जब हम यहाँ भेजेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ये है 3/2। इसको जब आप इधर भेजेंगे तो 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 9/8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। किसका बताना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो चलिए इसी फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, इसका जस्ट उल्टा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये जो मान है इसका भी आप जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 1/9/8। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा 8 ऊपर चला जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई गई हैं और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई होंगी। इसके आधार पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।